हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टैटिक जीके। देखिए, गैट के लिए जो हम लोग प्रिपेयर आप लोगों को करवा रहे हैं थ्रू लक्ष्य बैच, बिल्कुल ही फ्री है ना। आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है उसकी, आपको जस्ट वीडियोस देखनी है, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है हमारा फॉलो करना है और वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं। दूसरी चीज, इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स जो है वो करवाए जाएंगे विद इट्स एमसीक्यूज। और जो ये सीरीज रहती है आपकी विद इन द लक्ष्य बैच के अंदर जो आती है गैट प्रिपरेशन के लिए, दिस इज स्टैटिक जीके पोर्शन। इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लस जो अलग गैट के अंदर जो क्लासेस आती है वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। उसके लिए प्लेलिस्ट है लक्ष्य बैच की अलग से, उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस शुरू हो चुकी है। सो डोंट मिस दोज वीडियोस। बहुत ही कम दिन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए चीज़ों को, प्लस पीडीएफ नोट जरूर डाउनलोड करिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, दैट इज सीयूटी निम्बस को सब्सक्राइब करना है। बाकी स्टेप्स इसके बाद आते हैं। चलिए, तो ये है लक्ष्य बैच की बिल्कुल ही फ्री क्लासेस। मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट पे जाना है, लक्ष्य बैच पे क्लिक करना है, सीयूईटी यूजी 2025, और गैट की प्रिपरेशन आपको इसमें करवाई जा रही है। ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है और कुछ अपलोड आगे करेंगे। ठीक है जी, तो पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पे। एमसीक्यू से रिलेटेड है ये, है ना। एमसीक्यू सारे के सारे हैं और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से करवाई जाएगी ताकि आपको याद भी रहे। ये क्यों ज़रूरी है, ये देखिए, टॉपिक्स जो है वो आपको अलग से कवर करवा दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करना क्यों आना चाहिए? बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड। सीबीटी मोड है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको ध्यान रखना है। चलिए, the earliest evidence of rice cultivation comes from which among the following valleys? यहाँ पे सवाल है, और ये सवाल क्या पूछा गया है कि अर्लीस्ट जो एविडेंस है राइस कल्टीवेशन के, किस वैली में, इनमें से किस वैली में आपको देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? सेंट्रल गंगा वैली, बेलन वैली, गोमल वैली एंड बोलन वैली। तो ये जो सारी की सारी वैलीज है, ये एंशियंट वैलीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। सेंट्रल गंगा वैली, बेलन वैली, गोमल वैली एंड बोलन वैली। तो आपको सही आंसर बताना है राइस कल्टीवेशन का अर्लीस्ट एविडेंस। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, बेलन वैली। ठीक है, बेलन वैली में आपको एविडेंस जो है राइस कल्टीवेशन का दिखेगा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल रहते हैं ये सारे के सारे, है ना। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे ही अगर होता है ना कि बस टाइम आपको निकालना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। जितना टाइम आप दे रहे हो दिन में, उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना। किसी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, हमारी वीडियोस पे अगर आप टाइम दे रहे हो तो अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद उसका पीडीएफ डाउनलोड करो फॉर रिविजन, है ना। टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिए, जो भी हमारे चैनल पे कंटेंट आता है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। चलिए, तो बेलन वैली की बात हो रही है। ये है इंडिया का मैप, है ना, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में दिस पोर्शन इज बेलन वैली। और अगर आपको मैप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो दिस इज यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश। और यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश में बेलन वैली आपको देखने को मिलेगी, जहां पे राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंस हमें मिलते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड लग रहे हैं आपको? हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। वो भी आपको देखना है कि समझना है कि ये क्वेश्चन किस पोर्शन से आपको दिख रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज तरंगिणी, अ बुक दैट जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर इन द 12th century was written by। तो यहाँ पे राज तरंगिणी की बात हो रही है ना, राज तरंगिणी अ बुक, ये एक बुक है राज तरंगिणी। अब में से अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट हो तो उसे पता होगा राज तरंगिणी के बारे में ना। तो ये एक बुक है दैट वाज जनरली रिकॉर्डेड द हेरिटेज ऑफ कश्मीर, हेरिटेज ऑफ कश्मीर। और इस बुक में क्या लिखा गया है, कश्मीर के जो राजा थे, है ना, अलग अलग जो राजा का जो रेन रहा है उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है कि ये किसने लिखी है 12th century की ये बुक। क्वेश्चन में ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है हम बता देते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे कि राज तरंगिणी एक बुक है जो कि कश्मीर के हेरिटेज के बारे में बताती है, 12th century में लिखी गई है। और आपके लिए सवाल क्या है, किसने लिखी है। तो जो सवाल में भी आपको जो कुछ जवाब मिलते हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं। जो MCQs आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, या फिर स्टैटिक जीके की ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले भी हम लोग स्टैटिक जीके किया करते थे लक्ष्य बैच से पहले, तो वो भी आप वीडियोस गो थ्रू कर सकते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है विद एक्सप्लेनेशन। ऑप्शंस क्या क्या है, रवारगुप्त, कलहन, ललितपिदा एंड कश्यप। तो ये चारों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से किसने लिखी है राज तरंगिणी। सो करेक्ट आंसर इज कलहन, बी इज करेक्ट आंसर, है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कलहन द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी, ध्यान रखेंगे। और किंग्स जो है कश्मीर के, उनके बारे में ये किताब है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सवाल ऐसे भी बन सकता है, बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिस्ट्री के जो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, फेमस राइटर्स हैं, फेमस बुक्स हैं, वहां से सवाल बन जाता है, तो ये आपने नहीं मिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rivers was known as Drishtavati in Vedic era? Rivers is again very important topic. Rivers के लिए हमारे चैनल पे fully explained videos आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जब आप पूरे की पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करवा दी जाएगी, एट द एंड आपको MCQs करवाए जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अगर आपको सिर्फ हम लोग MCQs करवाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना, और इतनी सारी चीज़ें याद करना मुश्किल है। तो पहले आपको क्या करना है, पूरे एक्सप्लेनेशन देखो, जो आपको रिवर्स अच्छे से एक्सप्लेन की गई है वो वीडियोस जाके ज़रूर देखो, बहुत ही अच्छे से सर ने वो वीडियोस एक्सप्लेन करी है। उसके साथ साथ एट द एंड MCQs वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे रिवर्स से MCQs जो है ये हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है दृष्टावती किस रिवर को इन वैदिक एरा कहा जाता था, है ना, दृष्टवती या फिर दृष्टावती। ऑप्शंस क्या है, रावी, चिनाब, झेलम और घग्गर। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को, तो रावी, चिनाब, झेलम और घग्गर का पुराना नाम, है ना, इनमें से एक रिवर है जिसका पुराना नाम था दृष्टावती। कौन सी रिवर है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज घग्गर, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो घग्गर को कहते थे दृष्टावती। और अगर हम इसका फ्लो देखें, है ना, हमें तो जो हम आंसर देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। तो ये देखिए, ये है इंडिया का मैप। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, वैसे तो यहाँ पे मेजर रिवर्स आपको दिख जाएगी हर एक स्टेट की, या फिर हर एक जो आप कह सकते हो अलग अलग जगहों के, है ना, जोग्राफिकल रीजन की। नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे घग्गर, ये जो रिवर है दिस इज घग्गर। आगे पाकिस्तान में ये निकलती है और इधर अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। इंडिया से होते हुए पाकिस्तान से गुजरते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है घग्गर रिवर। और घग्गर इसे कहते हैं इंडिया में, और हकरा कहते हैं इन पाकिस्तान, ठीक है। सेम रिवर जिसे घग्गर कहा जाता है इंडिया में, और पाकिस्तान में कहा जाता है हकरा, HAKRA। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला कि जो घग्गर रिवर है
इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, है ना? पाकिस्तान में कहा जाता है हकरा। और घग्गर रिवर का पुराना नाम आपको पता चल गया, दृष्टावती। The northernmost point of India is known as, very important, मैप से सवाल बनता है, मैंने आपको बताया है ना? अगर आपने PYQ एनालिसिस नहीं देखा है तो PYQ एनालिसिस अच्छे से देखिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा रहे हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी ज़्यादा रेलिवेंट है वो चीज़ें। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात हुई है इंडिया के, अलग अलग ऑप्शन है आपके सामने, इंदिरा हाइट्स, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट और नन ऑफ द अबव। चलिए पहले तो इसके लिए आपको एक रफ डायग्राम या फिर रफ इमेज इंडिया के मैप की आपके अंदर होनी चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए। इसे एक रफ सा डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ठीक है? तो ये रफ सा मैप है इंडिया का। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमसे पूछा गया है, आपको बताना है ना? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इधर आएगा और सदर्न मोस्ट पॉइंट आएगा बिल्कुल ही साउथ में। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा जवाब सही है? सो करेक्ट आंसर इज B, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए ये है इंडिया का मैप, ये जो मैप है ये बता रहा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और ये पॉइंट, ये जो मैप है ये बता रहा है सदर्न मोस्ट पॉइंट, है ना? मैंने दोनों तरह के मैप यहाँ पे लगा दिए। पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल ईस्ट। ये जो मैप है ये है नॉर्थ इंडिया का, ठीक? जो रफ डायग्राम हमने बनाया था ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कोल पॉइंट। इंदिरा कोल पॉइंट, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, वेरी फेमस ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है? सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये देखिए, ये इस मैप पे आइए, साउथ इंडिया, ठीक है? इसके साथ ये है बे ऑफ बंगाल, पूरा एरिया इज बे ऑफ बंगाल। इधर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, ठीक है? इंदिरा पॉइंट दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी। तो इंदिरा कोल in the north and Indira Point in the south. Next question is, which of the following mountain passes forms the tri-junction of India, China and Myanmar? काफी important ये सवाल है और थोड़ा सा tricky भी है। आपको मैप वर्क अगर पता होगा, देखिए क्या होता है, इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है? यहाँ पे आएगा चाइना, इधर आएगा इंडिया। ये एक मैं ट्राई जंक्शन वाला जो पॉइंट है वो आपको बता रही, ठीक है? इस ट्राई जंक्शन की बात हो रही है चाइना, इंडिया एंड म्यांमार की। तो इस ट्राई जंक्शन पे कौन सा माउंटेन पास जो है वो आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शंस क्या क्या है? नथुला, जेलेपला, बोमदीला और डिफू पास। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि यहाँ पे कौन सा पास लाइक करता है। चलिए करेक्ट आंसर इज डिफू पास। डिफू पास या फिर डाइफर पास भी इसे कहते हैं। स्पेल कैसे करेंगे? DIPHER, डाइफर या फिर डिफू, ठीक है? D इज करेक्ट आंसर। चलिए अब मैप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है सामने? दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट पोर्शन में, अरुणाचल के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा डाइफर पास या फिर डिफू पास, जो कि ट्राई जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा। किसके? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार या फिर बर्मा जिसे हम पहले कहते थे। ये देखिए, ये है
डाइफर पास, ये जो पास है दिस इज डाइफर पास, यहाँ पे आ गया इंडिया, इधर आ गया चाइना और इधर आएगा म्यांमार। ठीक है, दिस इज ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन पे ये पास लोकेटेड है, दैट इज डाइफर पास। अगर स्टेट हमसे पूछा जाता कि इंडिया में कौन सा स्टेट डाइफर पास से लगता है, सो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया विद म्यांमार एंड चाइना, यहाँ पे आपको डाइफर पास देखने को मिलेगा। Which among the following South Indian states shared its boundary with the maximum number of other states? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 4 और इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेट जो है साउथ इंडिया में। देखिए दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया है, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का ऐसा स्टेट आपको बताना है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऑप्शंस क्या है, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटक, ये है आपको ऑप्शंस दिए गए। दिस इज द सवाल, साउथ इंडियन स्टेट जो कि शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, शेयर इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। सो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, डी इज करेक्ट आंसर। देखिए हम मैप में भी देख लेंगे, ये देखिए ये है पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में कर्नाटका, दिस येलो पोर्शन इज कर्नाटका। और हम देखेंगे ये किस किस के साथ बॉर्डर एरिया शेयर कर रहा है। सबसे पहले हेयरलाइज गोवा 1, फिर इसके बाद इधर आ गया महाराष्ट्र 2, देन तेलंगाना 3, फिर आंध्र प्रदेश 4, तमिलनाडु 5, केरला 6। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज 6 है ना, 6 स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका, और कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है उसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। देखिए सिटीज एंड इट्स निकनेम्स, सिटीज एंड इट्स निकनेम्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो वीडियो है। कोई भी मेजर सिटी रहती है उसका निकनेम आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स एंड इट्स निकनेम, कि स्टेट जो है वो किस निकनेम से जाना जाता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सिटीज एंड निकनेम्स वाला वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसका जवाब भी ज़रूर दें। इंपॉर्टेंट वीडियो है, PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए यहाँ से आपको समझ आ गई चीज़ कि कर्नाटका साउथ इंडियन स्टेट विच शेयर इट्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रीडम्स आर guaranteed by Article 19 right to freedom। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 की बात हो रही है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3, 4, 5, 6, और आपको फ्रीडम्स बतानी है। आर्टिकल 19 में कितने नंबर ऑफ फ्रीडम्स आपको दी जाती है। सो करेक्ट आंसर इज 6। ठीक है, ये आपको एज इट इज ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन है। तो पॉलिटी से जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वो आपको एज इट इज ही याद रखना है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 की 6 फ्रीडम्स आपको मिलती है। How long did the Constituent Assembly take to frame the Constitution? बहुत ही important सवाल, आपको by the way भी पता होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को।
तो उसको कितना टाइम लगभग लगा था पूरा फ्रेम करने में. सो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और 6 मंथ्स, है ना. अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3 और 6 मंथ्स, ये है ऑप्शंस. तो ये बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन है. करेक्ट आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स. अगर हम बिल्कुल ही स्पेसिफिकली देखें तो इन टोटल अगर हम देखें तो कितना टाइम लगा था, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज, है ना. 2 ईयर्स 11 months and 17 days. This is the correct figure. ये आपको ध्यान रखना है. और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था बना के. 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा. अब ये वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा. फॉर्मोसा जो है वो किस कंट्री को पहले कहा जाता था. ऑप्शंस क्या है, इजिप्ट, ताइवान, घाना और कीनिया. ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको बताना है इनमें से किस कंट्री को फॉर्मोसा कहा जाता था. इंपॉर्टेंट है ये सवाल. सो करेक्ट आंसर इज ताइवान. ताइवान को चाइना जो है वो किस नाम से बुलाता है, ईस्ट चाइना. ठीक है, ये है ताइवान. चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, अब ये अलग हो चुका है. दिस इज ताइवान. ये आता है पैसिफिक ओशियन. ईस्ट चाइना सी, इसके साउथ में है ना. इधर साउथ चाइना सी आपको देखने को मिल रहा है. ये आपको ध्यान रखना है. ताइवान इन पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन में कहाँ पे, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में. को ध्यान रखना है ताइवान का पुराना नाम. ठीक है, फॉर्मोसा. Which among the following is India's largest multi-state cooperative bank? ये इकोनॉमिक का स्टैटिक पोर्शन है. तो यहाँ से आपको पूछा गया है इंडियाज लार्जेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है. विजय बैंक, सारस्वत बैंक, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक या फिर द मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक. सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सारस्वत बैंक या फिर सरस्वत बैंक. बी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ से अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, दैट इज इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे. इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे मुंबई में. मुंबई महाराष्ट्र, है ना, मुंबई महाराष्ट्र. जिसे हम लोग, अगर हम मुंबई की बात करें तो हम मुंबई को किस नाम से जानते हैं. इसका निकनेम अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. देखिए, ये जो फैक्ट है मुंबई के बारे में, किसी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये निकनेम वाला जो वीडियो है उसमें कवर्ड है ऑलरेडी, है ना. निकनेम मैं बार बार बोल रही हूँ, सिटीज एंड इट्स निकनेम वाला वीडियो मिस मत कीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो सारस्वत बैंक आपको पता लग गया, विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, टॉप एमसीक्यूज, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपाइल्ड है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ लक्ष्य बैच के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके गैट से रिलेटेड, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे विद इट्स एमसीक्यूज. एमसीक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग सब जानते हो. योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड. ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इसे देखिए, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इन केस एनी डाउट यू हैव. तो ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से तैयारी कीजिए, कम टाइम बच गया है आपके एग्जाम का, है ना. रिविजन ज़रूर कीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज जो है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.